जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका यूपी पीसीएस की इस प्रीवियस ईयर की सीरीज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2021 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसे कवर करेंगे। इससे पूर्व यूपी पीसीएस 2021 के क्वेश्चन पेपर के हमने 40 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यदि आपने उन 40 क्वेश्चनों को नहीं देखा तो आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक क्वेश्चनों को कवर करेंगे बड़े ही डिटेल और विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने 2023 और 2022 के क्वेश्चन पेपरों को भी बड़े डिटेल के साथ कवर किया है। यदि आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को तेज धार दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 41 है वह क्या कह रहा है ये देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नगरीकरण में द्वितीय अवस्था को ही त्वरित अवस्था कहा जाता है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था द्वितीय अवस्था को ही कहा जाता है। नगरीकरण का मतलब क्या है ये देख लेते हैं। नगरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो अधिवासित प्रारूप में गत्यात्मक परिवर्तन लाता है। नगरीकरण की द्वितीय अवस्था में शहरीकरण में वृद्धि होती है तथा आधारभूत संरचनात्मक अर्थव्यवस्था में निवेश की वृद्धि, पूंजी की वृद्धि तथा परिवहन में वृद्धि के साथ साथ शहरी जनसंख्या में भी लगातार वृद्धि होती है। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है ये देखते हैं। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो नीचे दिए गए कोड से राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है। नगरीकरण बढ़ने के साथ साथ आवास की अव्यवस्था, बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा के लगातार महंगे होने के कारण लोग छोटा परिवार रखने को बाध्य होते हैं। लोग छोटा परिवार रखने के लिए इसीलिए बाध्य होते हैं क्योंकि एक तो आवास की व्यवस्था करनी होती है, दूसरी बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन का प्रबंध करना पड़ता है। इसके अलावा जो परिवार के लिए जो स्वास्थ्य सुविधा है उसका लगातार महंगा होना भी, लोग महंगा होने के कारण लोग छोटा परिवार आजकल प्रेफर कर रहे हैं। शिक्षा के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा होगी जिससे सामाजिक आर्थिक अवरोध दूर होने के साथ ही परिवार नियोजन की अच्छाइयों को समझने में सहायता मिलती है। अतः नगरीकरण व ऊंची साक्षरता दर जन्म दर को कम करने में सहायक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 इज 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वह 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम रहा है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल अरुणाचल जो प्रदेश है उसका जनघनत्व तो सबसे कम रहा है। और ये कितना रहा है तो 17 रहा है। वहीं बिहार का जो जनघनत्व है सार्वत्रिक सबसे अधिक रहा है। और बिहार का जनघनत्व कितना रहा तो 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, न्यूनतम 5 जनघनत्व वाले राज्यों में बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व रहा है प्रति वर्ग किलोमीटर, जैसे कि 17 लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में। उससे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश से ज्यादा मिजोरम का रहा है। मिजोरम में कितना है तो मिजोरम में है 52 लोग, मतलब 52 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। देन सिक्किम का स्थान है मिजोरम के बाद, और सिक्किम से ज्यादा नागालैंड का है। और सब यहाँ पे नागालैंड से ज्यादा हिमाचल प्रदेश का है। तो यहाँ पे घटते से बढ़ते क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में बात की जाए तो सबसे कम जो जनघनत्व है अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश से ज्यादा मिजोरम का है, मिजोरम से ज्यादा सिक्किम का है, सिक्किम से ज्यादा नागालैंड का है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका होगा तो हिमाचल प्रदेश का। तो आपको स्टार्टिंग के तीन ही याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर क्रम वाइज भी पूछेगा तो तीन ही पूछता है। यदि आपको तीन फैक्ट पता है इसके संबंध में तो आप आंसर को टैकल कर जाएंगे। तो आपको अरुणाचल प्रदेश सबसे कम याद रखना है जिसका जनगणना कितना है 17। उसके पश्चात मिजोरम, देन सिक्किम। क्वेश्चन नंबर जो 44 है हमारा वह है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित है। आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जो फेडरल वर्ड है इनकी संघीय शब्द है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। इसके अलावा बात की जाए संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष आदि जो ये तीन शब्द हैं
इनका वर्णन भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में किया गया है। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उल्लेख किया है, जबकि संघीय जो शब्द है उसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय यानी कि 3 प्रकार के न्यायों का वर्णन किया गया है। साथ ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख भी किया गया है, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार के न्यायों का वर्णन प्रस्तावना में किया गया है। ध्यातव्य है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया। देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और वहीं से लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 इज, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए यहाँ पे कुछ स्टेट दे रखे हैं, ठीक है, उन्हें अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है कि किनका जो गठन है, किनका जो मतलब स्थापना है पहले हुई और किसका स्थापना बाद में हुई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ जो गठन हुआ है वह हुआ हरियाणा का। कब हुआ, तो 1966 में हरियाणा का गठन होता है। उसके पश्चात गोवा को होता है 1987 में, ठीक है। उसके पश्चात झारखंड का 2000 ईस्वी में। तेलंगाना का हाल ही में हुआ था 2014 में, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखिए, हरियाणा का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1966 में होता है, जैसा कि मैंने बताया। गोवा का 30 मई 1987 में गठन होता है। झारखंड की हम बात करें तो 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ है। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 इज, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहाँ पे आपको यह बताना है कि मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है इन चारों ऑप्शन में से। तो ऑप्शन ए इज राइट, जो आम चुनाव में मतदान का अधिकार है वह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसके अलावा बात की जाए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, ये तीनों ही हमारे मौलिक कर्तव्यों के पार्ट है, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का भाग है। आइए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक बार डिटेल से। मौलिक जो कर्तव्य हैं उनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया, ठीक है। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। यानी कि बात की जाए जब 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को तो संविधान में जोड़ा गया, लेकिन उस समय केवल 10 मौलिक कर्तव्यों को ही संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। अब बात की जाए कि 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया संविधान में, तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसे जोड़ा गया 2002 में 86वें यानी कि 86 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान आदि सभी मौलिक कर्तव्य हैं। तथा जो आम चुनाव में मतदान का जो अधिकार है वह केवल सांविधिक अधिकार है, ठीक है, ना कि मौलिक अधिकार, ठीक है, ना कि मौलिक कर्तव्य, सॉरी, मौलिक अधिकार बोल रहा हूँ, मौलिक कर्तव्य। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 इज, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता कहा। तो ऑप्शन डी इज राइट, जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे उन्होंने कहा मूल अधिकारों को कि यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता था, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा, ठीक है। स्वाभाविक ही था कि उन्हें राज्य के लिए अर्थात कार्यपालिका एवं विधायिका के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। किन्हें बाध्यकारी बनाया गया, तो मौलिक अधिकारों को बाध्यकारी बनाया गया, किसके लिए, तो कार्यपालिका एवं विधायिका के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा तथा भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, ठीक है, वह कहता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है, यानी कि कौन सा जो हमारा अनुच्छेद है वह
कंटीजेंसी कॉन्टीजेंसी फंड से संबंधित है, यानी कि आकस्मिक निधि से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इज राइट। आर्टिकल जो 267 है, 267 अनुच्छेद है, वह हमारी आकस्मिकता निधि से संबंधित है। ये देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 267 है, वह संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों को अपनी अपनी आकस्मिक निधियां स्थापित करने का प्राधिकार देता है। अब आकस्मिकता निधि संघ या राज्य में राष्ट्रपति या राज्यपाल के अधीन रखी जाती है। ठीक है, जो आकस्मिकता निधि है वह किसके अधीन रखी जाती है, तो संघ में राष्ट्रपति के अधीन और राज्यों में राज्यपाल के अधीन, ताकि वह अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के वास्ते जब तक तब तक के लिए अग्रिम धन दे सके जब तक कि संसद या विधानमंडल उसे प्राधिकृत नहीं कर देते। ठीक है, आकस्मिक जो निधियां हैं ये इसलिए की स्थापना की गई है कि अचानक से जब कभी धन की आवश्यकता पड़ जाती है तो यहाँ से फंड निकाला जा सकता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आकस्मिक निधि के बारे में बताया भी गया है कि आकस्मिक जो निधि है ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाई जाती है जिसके अधीन अकस्मात कुछ व्यय जरूरी हो जाए। वर्तमान में राष्ट्रीय आकस्मिक निधि का आकार 30,000 करोड़ है। ठीक है, इनके 30,000 करोड़ निकाला जा सकता है अचानक से यदि अर्जेंट किसी काम में लगी जाए। क्वेश्चन नंबर 49 इज, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित यानी कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। यह स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वह राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में यहाँ सही हो जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति जो है वह अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में भी सूचित करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 50 है, ठीक है, वहां पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से राइट आंसर का चयन करना है। आइए सूचियों को देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट सूची में जो है, फर्स्ट सूची में राज्यों का वर्णन है और सेकंड जो सूची है हमारी उसमें उन राज्यों से संबंधित राज्यसभा में उनके प्रतिनिधित्व का वर्णन दिया हुआ है कि मान लो स्टेट है तो उन स्टेटों का राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व है, अर्थात राज्यसभा में कितनी सीटें हैं उनकी। तो राजस्थान की जो राज्यसभा में सीटें हैं वह हैं 10 सीटें। गुजरात की बात करें तो गुजरात की जो राज्यसभा में सीटें हैं तो 11 सीटें हैं। कर्नाटक की राज्यसभा में 12 सीटें हैं और पंजाब की राज्यसभा में 7 सीटें हैं। इस प्रकार जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ये देखिए, राजस्थान की राज्यसभा में सीटें 10 हैं, गुजरात की 11 हैं और कर्नाटक की 12 है, पंजाब की 7 है। राज्यसभा में जो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है वह उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 31 सीटें हैं। सबसे कम प्रतिनिधित्व की बात करें तो नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा, पांडिचेरी, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा की सीटों का है, क्योंकि यहां से सिर्फ एक ही सीट है राज्यसभा में। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51 इज, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में कहा गया है कि भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो यहाँ पे जो अभिकथन फर्स्ट है वह गलत होता है, क्योंकि जो मंत्री परिषद है वह सामूहिक रूप से सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि राज्यसभा। ठीक है, कारण हमारा सही है क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य मंत्री बनने की पात्रता योग्यता रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो राइट आंसर यहाँ पे होगा, ये देखिए ऑप्शन डी इज राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत थी, सेकंड राइट। ये देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अकॉर्डिंग भारत में मंत्री परिषद सामूहिक सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 इज, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है। ठीक है, शून्यकाल का क्या अर्थ है भारतीय संसद की कार्यवाही में, तो ऑप्शन डी इज राइट। प्रश्न काल के ठीक पश्चात का काल जो होता है वह शून्यकाल कहलाता है, यानी कि द टाइम ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर। ओके, तो जो भारतीय संसद कार्यवाही में जो प्रश्न काल के जो ठीक बाद का जो काल होता है वह शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः शून्यकाल दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे के मध्य होता है।
ठीक है, संसदीय प्रक्रिया में जो शून्यकाल है वह भारत की ही देन है, यानी कि हमने किसी दूसरे देश से इस व्यवस्था को अडॉप्ट नहीं किया है। इस दौरान सांसदों द्वारा अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों को संसद में उठाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 इज, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, जो मनी बिल है यानी कि धन विधेयक है, उसे प्रथम बार राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, अपितु लोकसभा में इसे प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है उसमें कहा गया है कि धन विधेयक का उल्लेख है, मतलब एक आर्टिकल 110 में धन विधेयक का वर्णन है, उसकी परिभाषा का वर्णन है। अब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक को प्रथम बार लोकसभा में पेश किया जा सकता है, न कि राज्यसभा में। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक को प्रमाणित करता है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है। यदि 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति, मतलब 14 दिनों तक ही राज्यसभा रोक सकती है, 14 दिन के अंदर ही राज्यसभा को स्वीकृति देनी पड़ती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। यानी कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है, इसमें लोकसभा ही मोस्ट पावरफुल है। ठीक है, लोकसभा का ही निर्णय अंतिम है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका ही निर्णय यहाँ पे अंतिम होगा धन विधेयक के मामले में। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 54 है वह कहता है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किसकी? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की यह समीक्षा करती है। तो ऑप्शन ए इज राइट। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है कई बार यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुका है। हमने 2022 का पेपर किया, ठीक है, और 2023 का पेपर किया, तो वहां पे भी आप इस लोक लेखा समिति से संबंधित क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इसी से आपको अनुमान हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि हूबहू कई क्वेश्चन हमें उसी प्रकार मिल जाते हैं। तो यदि आप इसे प्रीवियस ईयर की सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं दावा करता हूं आप 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे ही टैकल कर जाएंगे इन्हीं प्रीवियस ईयर को बेस बना के। बाकी बचा कितना बचा, थोड़ा बहुत करंट अफेयर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, उसी से आपका प्री आराम से इजीली क्वालिफाई हो जाएगा बिना टेंशन के। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये देखिए ऑप्शन ए इज राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा जो है वो है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति करती है। इस समिति का गठन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार किया गया, ठीक है, और लागू यह कब हुआ? तो 1921 में लागू हुआ था। अब इस समिति में सदस्यों की बात करें तो इसमें 15 लोकसभा से सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा से। यह समिति प्रति वर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति का चुनाव होता है। ओके, कहने का तात्पर्य है कि ये जो समिति है इसमें चुनाव कैसे होता है? तो इसमें सदस्यों का जो चुनाव हुआ है होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से। जो सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों वह 1 वर्ष का होता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही सदस्यों में से समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, जो प्राय किसी विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। समिति के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत सीएजी के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 इज, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन डी इज राइट, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर ही अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के मध्य तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। कहने का तात्पर्य है कि आर्टिकल 263 के तहत राज्यों के मध्य, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य और केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए इस अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। राष्ट्रपति यदि किसी समय आवश्यक समझे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह इसका गठन भी कर सकता है। इसकी सिफारिश सर्वप्रथम सरकारिया आयोग द्वारा की गई थी, जिसके आधार पर 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यानी कि हेड कौन होता है अंतर्राज्यीय परिषद का? तो प्रधानमंत्री होता है। 1990 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और किस समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया? तो सरकारी आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री एवं संघ शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं या प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, बात करें हम पुंछी आयोग की,
जो पुंछी आयोग है, ठीक है, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के बाद केंद्र और राज्य के संबंधों पर पुनर्विचार करने हेतु 27 अप्रैल 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया गया था। अब हम बात करें राजमन्नार समिति की, तो तमिलनाडु जो सरकार है, तमिलनाडु सरकार ने 22 सितंबर 1969 में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु राजमन्नार समिति का गठन किया गया था। वर्ष 1964 में केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए कोठारी समिति का भी गठन किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इन अलग अलग समितियों ने क्या क्या सिफारिशें दी हैं। लाइक कोठारी समिति एजुकेशन से संबंधित थी, राजमन्नार जो समिति है वह राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने से संबंधित है और इसका गठन 1969 में हुआ। और स्कूली शिक्षा प्रणाली पर कोठारी समिति का गठन 1964 में हुआ। पूंछी आयोग की स्थापना हुई 2007 में, ठीक है, और ये भी केंद्र और राज्यों से संबंधित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 56 इज राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात इसे हटाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पहले जांच करता है, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा यह हटाया जाता है। आइए अन्य ऑप्शन में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर नहीं है। ये देखिए ऑप्शन सी इज राइट, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। लोक सेवा जो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के बारे में प्रावधान व प्रक्रिया अनुच्छेद 317 में दी गई। आर्टिकल 317 में दिया गया है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों को कैसे हटाया जाएगा, जिसके तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर, आप इस आधार को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि केवल कदाचार है या फिर कुछ और अन्य आधारों पर इसे हटाया जा सकता है। तो केवल कदाचार के आधार पर ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों को हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति के आदेश पर ही उनके पद से हटाया जा सकता है। जब कदाचार से संबंधित कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है तब वह अनुच्छेद 145 के प्रावधानों के अनुरूप मामलों की जांच करता है और जांच के पश्चात राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर जो राष्ट्रपति है वह अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाने का आदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 57 इज भारत में वित्त आयोग के जो प्राथमिक कर्तव्य हैं वह आपको बताने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, क्योंकि वित्त आयोग का जो प्राथमिक कर्तव्य है वह है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो राष्ट्रपति है वह प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन की रीति के बारे में विधि बनाने का जो अधिकार है वह किसको है, तो संसद को है। प्रथम वित्त आयोग का जो गठन है 1951 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं। आपको वर्तमान का भी याद रखना है और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम भी याद रखना है, जिनका नाम था केसी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 58 इज नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध है, यानी कि प्रोविजन किया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग जो है वह एक स्थायी अर्धन्यायिक संवैधानिक निकाय है। यह संसद और राज्य विधान मंडलों के प्रत्येक सदन के लिए तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसके जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। तथा पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वह थी श्रीमती वी.एस. रमा देवी, जो कि कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। ठीक है, महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। कौन थी, तो वी.एस. रमा देवी, जो कि कार्यवाहक थी। वर्तमान में जो है सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। ध्यातव्य है कि एस.वाई. कुरैशी भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। जो एस.वाई. कुरैशी जी हैं ये भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है, तो सुशील चंद्रा है। ठीक है, पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त मेल की बात की जाए तो सुकुमार सेन थे। महिला की बात की जाए तो श्रीमती वी.एस. रमा देवी थी। बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर जो हमारा 59 है वह कहता है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन कहा गया, दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन में कहा गया है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। कारण में कहा गया है कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है हमारा वह गलत है, ठीक है, क्योंकि योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति नहीं करता। इसके अलावा अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति वह जरूर कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति ही करता है। इस प्रकार जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है और सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जैसे कि हमने पिछले एक्सप्लेनेशन में भी किया था। देखिए आपको यहाँ इस चीज को समझ आ रहा होगा, क्योंकि हमने जो पिछला पेपर किया था वहाँ पे चिल्का लेख से संबंधित 2 क्वेश्चन थे और यहाँ पे वित्त आयोग से संबंधित 2 क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इसी बात से आपको अंदाजा लग गया होगा कि कुछ कुछ टॉपिक कितने महत्वपूर्ण हैं कि उनसे एक ही पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाला जो टॉपिक्स है हमारा, वहां से 4 4 5 5 क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का ही है। तो आपको ये जो फिक्स कुछ टॉपिक्स है ना उनको आप अच्छे से रट जाइए, ताकि किसी भी तरह से वो ना छूटे, मतलब गलत ना हो किसी भी कीमत पे, ठीक है। वो थाली में परोसे हुए नंबर होते हैं आपके, तो यदि वो गलत करते हैं तो आप अपने साथ ही खेल रहे हैं, ठीक है। अपने अपने आप को ही आप जानबूझ के एग्जाम से बाहर कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि ये मुझे पढ़ना है और आप पढ़ नहीं रहे, तो इसमें गलती किसी और की नहीं होगी, आपके सिलेक्शन ना होने में इसमें सिर्फ आपकी गलती होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उनका जो कार्यकाल है वह राष्ट्रपति के आदेशानुसार तय होता है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, इस फैक्ट को भी याद रखना। जो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यताओं और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। तो कौन तय करता है सदस्यों की योग्यता, तो यह संसद द्वारा तय की जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 इज निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग थे, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, श्री केसी नियोगी। दोस्तों देखो तीसरा क्वेश्चन वित्त आयोग से ही संबंधित है, आपको लगातार दिख रहा होगा, ठीक है। पहले वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन था कि उसके कर्तव्य क्या है, दूसरे में उनकी नियुक्ति कौन करता है, थर्ड में है कि प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष ही कौन है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन वित्त आयोग से संबंधित है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि जो टॉपिक्स बहुत बार रिपीट हो रहे हैं आप उन्हें बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। भारत के प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह श्री केसी नियोगी थे, ठीक है। अब इनका इसका जो गठन है, ठीक है, 1951 में किया गया था। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन है, श्री एन के सिंह। ध्यातव्य है कि जो वित्त आयोग का गठन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसका जो प्रमुख कार्य है वह संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना है और उनके बीच करों के बंटवारों की संस्तुति करना है, इनकी सिफारिश करना है, तथा राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का भी निर्धारण करना इसका प्रमुख कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष है वह कौन है, तो ऑप्शन ए इज राइट, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है जिसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री और 9 अन्य सदस्य होते हैं। पदेन अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 9 सदस्य ही हो सकते हैं और पदेन अध्यक्ष होता कौन है, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अब इन 9 सदस्यों में से एक को पदेन अध्यक्ष उपाध्यक्ष नामित करता है, ठीक है। यानी कि जो अध्यक्ष है हमारा वही उपाध्यक्ष को नामित करता है, जिसका दर्जा जो है वह कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, तथा अन्य सदस्यों को सदस्यों का दर्जा, जो अन्य जो सदस्य हैं उनको राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानकर 1999 में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया था। हालांकि 2004 में सुनामी के पश्चात भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को अधिनियमित किया, ठीक है। इसी अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है का गठन किसके द्वारा किया गया, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। इसका जो औपचारिक गठन है कब हुआ, 27 सितंबर 2006 को किया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट
अथॉरिटी के गठन में जो केंद्र में जो प्रमुख होगा वह होगा प्रधानमंत्री, राज्यों में प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, और जिला में जो हेड होता है इसका वह जिला अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 62 इज, जो कि पंचायती राज व्यवस्था व संविधान संशोधन व अनुसूचियों से संबंधित है, क्या कहता है ये देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कमिटीज ऑन पंचायती राज एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले यहाँ पे अशोक मेहता समिति दे रखा, देन एल.एम. सिंघवी समिति, देन बी.आर. मेहता समिति, और फोर्थ में जी.के.वी. राव समिति। तो बात करें हम, सर्वप्रथम यहाँ पे बी.आर. मेहता समिति का गठन हुआ था, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति का कब हुआ, तो यह 1956-57 के आसपास गठित की गई थी। ठीक है, उसके पश्चात 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। जी.के.वी. राव समिति जो है इसका गठन कब किया गया, तो 1985-86 के दौरान। ठीक है, अब बात करें एल.एम. सिंघवी समिति की, तो इसका गठन 1986 में किया गया। तो इस प्रकार जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन बी। यहाँ पे यही चीजें दे रखी, ये देखिए, बी.आर. मेहता समिति का गठन 1956 में, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में, जी.के.वी. राव समिति का गठन 1985 में, एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और अनुच्छेद 243 बी में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया। ठीक है, जिसमें प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत होगी यानी कि ब्लॉक लेवल की पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रोविजन किया गया है। यानी कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। क्वेश्चन नंबर 63 इज, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 101वां जो संविधान संशोधन है वह जीएसटी का प्रोविजन करता है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 में पारित किया गया था। इस संशोधन में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की शुरुआत की गई थी। जीएसटी क्या है, तो यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है, यानी कि सप्लाई पर लगता है, गुड्स एंड सर्विस की। 102वां संविधान संशोधन 2018 में पारित किया गया, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित है। और 103वां यानी कि 103वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वह 2019 में पारित किया गया, जो कि संबंधित है किससे, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% रिजर्वेशन देने से। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन 2019 में पारित किया गया, और इसमें लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। तो आपको ये मेन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है रिसेंट के वो याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 64 इज, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो ऑप्शन सी इज राइट। 61वां जो संविधान संशोधन है उसके माध्यम से जो मतदान की आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखिए, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की जो न्यूनतम आयु थी वह 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष करने का संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करने करके किया गया। ठीक है, 326 में संशोधन किया गया है, किसके लिए, तो आयु को, मतदान की जो न्यूनतम आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए। और किसके माध्यम से किया गया, तो 61वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि 1988 में घटित हुआ उसके द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः 15 और 20 दिसंबर 1988 को इस अधिनियम को पारित किया है। तो ये ज्यादा फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं कि किस दिन पारित किया गया, आप सन याद रखिए कि 1988 में पारित किया गया, तथा राष्ट्रपति की अनुमति पर 1989 मिली। मतलब राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली, तो 1989 मिली, डेट याद करने की जरूरत नहीं है, और इसी दिन से यह अधिनियम लागू हो गया। अब 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 की हम बात करें, तो इसके माध्यम से 9वीं अनुसूची को विभिन्न राज्यों में 55 भूमि सुधार अधिनियम इसमें शामिल किए गए। ठीक है, इसके द्वारा जो 9वीं अनुसूची है उसमें विभिन्न राज्यों के 55 भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया। 62वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 की हम बात करें, तो इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण एवं लोकसभा एवं विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व में 10 वर्ष की वर्ष 2000 तक वृद्धि की गई। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और जो 63वां संविधान संशोधन है जो कि 1989 में ही हुआ था, वह कहता है कि पंजाब में आपातकाल की व्यवस्था और अन्य क्षेत्रों के समान की गई। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 65 है,
जो कि मिसलिनियस से संबंधित है, यानी कि विविध से संबंधित है। तो कहता है ये क्वेश्चन 65 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विषयों का वर्णन है और दूसरी तरफ उन विषयों से संबंधित आर्टिकल का वर्णन है। तो न्यायपालिका व कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वह है आर्टिकल 50 में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, ढूंढना क्या है जो सही नहीं है। आइए देखते हैं। बात करें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, वह अभिवृद्धि कम किस में दी हुई है, तो अनुच्छेद 46 में ही दी हुई है। सहकारी सोसाइटी का जो गठन यानी कि संवर्धन की बात की गई है, तो वह आर्टिकल 43A में नहीं की गई है। दोस्तों याद रखना, आर्टिकल 43 में ए में नहीं की गई, अपितु सहकारी सोसाइटी का जो संवर्धन है वह आर्टिकल 43B में की गई है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, जो हमारा यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट है कि ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में स्थापित करने के लिए योग्य बनाना का वर्णन अनुच्छेद 40 में ही दिया गया है। अनुच्छेद 40 डीपीएसपी का पार्ट है। ओके, आइए देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन को भी। ये देखिए, न्यायपालिका व कार्यपालिका का जो पृथक्करण है इसका वर्णन दिया हुआ है आर्टिकल 50 में, जैसा कि हमने पहले किया। इसके अलावा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अभिवृद्धि का वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 46 में है। ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने का वर्णन दिया हुआ अनुच्छेद 40 में। इसके अलावा अनुच्छेद 43 में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के संबंध में है। ठीक है, अनुच्छेद 43B के बारे में बात करें तो इसके तहत राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वह सहकारी सोसाइटी यानी कि सहकारी समिति का स्वैच्छिक रूप से संगठन, स्वतंत्र संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करें। ठीक है, आर्टिकल 97 में संविधान संशोधन 2011 द्वारा यह संविधान में जोड़ा गया, यानी कि जो सहकारी सोसाइटी है यानी कि सहकारी जो समिति है उसके उसको आर्टिकल 43 में किसके माध्यम से जोड़ा गया, तो 97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 द्वारा यह जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 66 इज, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस के दौरान कहा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का यह कथन था। क्वेश्चन नंबर 67 इज, कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे कुछ घटनाएं दी हुई हैं, उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि कालक्रमानुसार रूप में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, गोलकनाथवाद दे रखा है, केशवानंद भारतीवाद दे रखा है, 24वां संविधान संशोधन दे रखा है और 42वां संविधान संशोधन दे रखा है। तो इन्हें अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा घटना घटित हुई, देन सबसे लास्ट में कौन सी घटना घटित थी। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो गोलकनाथवाद है ये कब आता है, तो 1967 में आता है। 1967 में गोलकनाथवाद आता है। उसके पश्चात बात की जाए 24वां संविधान संशोधन की, तो यह 1971 में आता है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन है इज राइट। ये देखिए, गोलकनाथवाद 1967 में, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में, केशवानंद भारतीवाद 1973 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 68 है वह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ प्रोविजन है, दूसरी तरफ उन प्रोविजन से संबंधित स्रोत है कि हमने वो प्रोविजन भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किए गए। तो बात की जाए मौलिक अधिकार की, तो यह हमने यूएसए से ही लिया है। ठीक है, हमारे संविधान में यूएसए से ही मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो आयरलैंड से हमने ग्रहण किया है। केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ठीक है, वह हमने कहाँ से लिया है, तो वह ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए आपातकालीन शक्तियों की, तो जर्मनी के वीमर संविधान से हमने ग्रहण किया है। ठीक है, अब अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो कहाँ से लिया, तो कनाडा से हमने ये ग्रहण किया है। तो संविधान के अनुसार जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र में निहित है। किसमें, राज्यों में निहित ना होकर केंद्र में निहित है, और एक कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत संसद जो है वह अवशिष्ट शक्तियों पर कानून भी बना सकती है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। डीपीएसपी की बात की जाए तो आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है क्वेश्चन नंबर 69, जो कि इकोनॉमी से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो ऑप्शन डी इज राइट। जो तकनीकी विद एवं नौकरशाह हैं वह आर्थिक विकास का प्रमुख कारण नहीं है। इसके अलावा पूंजी का संचय, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन और विशेषीकृत क्रियाओं या गतिविधियों में श्रम विभाजन आदि सभी आर्थिक विकास से संबंधित हैं। जो तकनीकी विद हैं एवं नौकरशाह को आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल नहीं किया जाता, जबकि पूंजी के संचय व तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत गतिविधियों में श्रम विभाजन आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में से एक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 70 और आज आज का इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है? तो ऑप्शन बी इज राइट। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा WPI के जो आंकड़े हैं वह जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े प्रति माह 14 तारीख को संकलित किए जाते हैं, जिसका आधार वर्ष क्या है? WPI का, तो 2011-12 है। आपको बेस ईयर याद रखना है और थोक मूल्य सूचकांक को जारी कौन करता है यह याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ठीक है, वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, यदि फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि वीडियो में आप लोग कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, हम उनको लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।